आज हम लोग फिर से एक नया सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग हर दिन एक छोटा सा सेगमेंट पकड़ते हैं एनसीईआरटी से और उसको पढ़ते हैं उसी दिन। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो पढ़ाई है वो आसान हो जाती है और इफ़ेक्टिव होती है और पढ़ाई का एक्स्ट्रा लोड भी नहीं पड़ता, राइट। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो है लिविंग वर्ल्ड। आज उसी में से फिर से एक सेगमेंट पढ़ने वाले हैं। आज का सेगमेंट रहेगा मेटाबॉलिज्म। आज हम लोग मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे, राइट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में प्रेजेंट है वो बहुत सारे केमिकल से बने हुए हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइजेस एंड फंक्शंस। मतलब ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, अलग अलग क्लास के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं और उनका फंक्शंस भी अलग अलग हो सकता है। आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इंटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। मतलब ये जो छोटे छोटे केमिकल्स है ये कॉन्स्टेंटली तैयार भी हो रहे हैं और चेंज हो रहे हैं अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स में किसी और केमिकल के साथ मिलके, राइट। दिस कन्वर्शन आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो कन्वर्शन है इसी को केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism। मतलब एक living organism के अंदर ऐसे thousands मतलब हजारों metabolic reaction simultaneously perform हो रहे हैं हमेशा। मतलब हम जब जागते हैं तब भी, जब सोते हैं तब भी, हमेशा ही हमारे अंदर metabolic reactions चल रहे हैं। बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मतलब यहाँ पे एक मिल गया कि यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही। ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मतलब सभी प्लांट एनिमल फंजाई और माइक्रोब्स में मेटाबॉलिज्म देखे जाते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको अगर हम प्लस करते हुए जाएं, जैसे केमिकल रिएक्शन 1 प्लस केमिकल रिएक्शन 2 प्लस केमिकल रिएक्शन 3, ऐसे डॉट 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 करके n तक अगर हम काउंट करें तो ये टोटल जो होगा वो उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इस डेफिनेशन को प्लीज़ याद रखना, बिकॉज इस डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डेफिनेशन दे देगा और पूछ देगा कि दिस इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, यहाँ पे पूछ देगा। तो प्लीज़ इस डेफिनेशन को ज़रूर याद रखना कि ऑल द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नहीं दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे अलग से देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म होता है बेसिकली सिंथेसिस रिएक्शन। प्लीज़ इसको एनसीईआरटी के साइड में लिख लीजिए, जो जैसे मैंने लिखा है उस वैसे ही इसको लिख लीजिए, बिकॉज एग्जाम के टाइम ये बहुत काम आएगा। सिंथेसिस रिएक्शन मतलब क्या है? सिंथेसिस रिएक्शन मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे यहाँ पे देखा गया है डायग्राम में, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिले तो ये बड़ा मॉलिक्यूल बना, राइट। तो इसे कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन और एनाबॉलिज्म। ये एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मतलब यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों एनर्जी की ज़रूरत होती है? जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो क्या होता है, बहुत सारे बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। बहुत सारे, इस मॉलिक्यूल के साथ इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसके साथ इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फिर इसके साथ इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू एक बड़ा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन और एनर्जी नीडेड रिएक्शन। तो क्या पढ़ा हमने? एनाबॉलिज्म क्या है? सिंथेसिस रिएक्शन है जहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं, तो इसी वजह से ये एंडोथर्मिक होते हैं प्रोसेस। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अमाइनो एसिड्स वो एक एग्जाम्पल है एनाबॉलिज्म का, राइट। उसके बाद आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन। मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल जब टूट जाता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसे कह सकते हैं कैटाबॉलिज्म। प्लीज़ इस डायग्राम को बना लीजिएगा, इसको समझने में बहुत आसानी होगी आपको।
यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा मॉलिक्यूल था और ये टूट गया, फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। अब समझिए कि अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड भी टूटेगा। यहाँ हमने क्या देखा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बीच में बॉन्ड बने तो बड़ा मॉलिक्यूल तैयार हुआ। अब बड़ा मॉलिक्यूल कैसे टूटेगा, उसके बीच जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर अगर बॉन्ड है, वो बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कैटाबोलिज्म क्या है, कैटाबोलिज्म है ब्रेकडाउन रिएक्शन, जहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल के बीच अंदर जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड टूट जाता है और वो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और इसी बॉन्ड के टूटने की वजह से वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जाम्पल क्या है, शुगर्स ब्रोकन डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लिबरेट एनर्जी दैट इज एटीपी। जब शुगर जब टूटता है तो क्या होता है, शुगर जब टूटता है तो क्या होता है, वो उससे वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, मतलब CO2 प्लस H2O बनता है। और ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा, राइट। तो ये यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा दिया। अब देखते हैं, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, मतलब दुनिया में ऐसे कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। तो अब याद करो कि हमने डिफाइनिंग कैरेक्टर में क्या पढ़ा था। हमने डिफाइनिंग कैरेक्टर में ये पढ़ा था जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग फीचर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, मेटाबॉलिज्म उसमें प्रेजेंट जरूर होगा, ये देख लिया हमने। और क्या देखा कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, मतलब ऐसा कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो करता है। तो अब मिल रहा है कि हाँ, अब इसे हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि हाँ, ये थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है। अभी भी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम, मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको हम आउटसाइड द बॉडी मतलब इन विट्रो, हमने लास्ट पढ़ा था। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड का बॉडी मतलब इन विट्रो, एक सेल फ्री सिस्टम में हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मान लेते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग कोई ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर होता है, राइट। जैसे हमारे शरीर के अंदर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है फ्रॉम अमीनो एसिड्स, दिस इज अ मेटाबॉलिज्म। अब सेम चीज़ को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम इस रिएक्शन को या इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो तब हम उसे लिविंग भी नहीं कहेंगे, नॉन लिविंग भी नहीं कहेंगे। लिविंग क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग भी क्यों नहीं कहेंगे, नॉन लिविंग इसलिए नहीं कहेंगे, अब समझते हैं नॉन लिविंग क्यों नहीं। हेंस while the metabolism is defining feature of all living without any exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reaction. अब इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आ रहा है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है तो उसे हम लिविंग तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं लिविंग कहेंगे, क्योंकि वो एक सेल नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसे हम लिविंग नहीं कह सकते। लेकिन नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं नॉन लिविंग कह सकते, क्योंकि जो रिएक्शंस हो रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो रिएक्शंस जो है वो लिविंग रिएक्शंस है। तो यहाँ पे क्लियरली दिया गया, मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। मतलब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन विट्रो में टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब तो लिविंग नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो लिविंग है, राइट। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसी वजह से हम लोग मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग कैरेक्टर कह सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या देखा हमने, उससे साथ साथ देखा कि अगर किसी बॉडी को अगर लिविंग कंसिडर करना है तो उसमें क्या होना ज़रूरी है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना, तो हमने क्या देखा, उसमें सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन होना भी ज़रूरी है। इसी वजह से हम लोग ने क्या किया, इसी वजह से जो हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखा जाता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। कोई भी नॉन लिविंग और थिंग या कोई भी नॉन लिविंग चीज़ों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा जाता है, राइट। तो इसी वजह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर। तो इसी वजह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर। और उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म को भी हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर। क्यों कहते हैं, पहले तो हमने क्या देखा कि यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, हर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, ये देखा। दूसरा क्या देखा, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, मतलब ऐसा दुनिया में कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। तो दो क्राइटेरिया तो पूरे हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने जब टेस्ट ट्यूब में उसको ट्राई किया तो तब हमने क्या देखा कि टेस्ट ट्यूब जो है उसमें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उसे तो हम लिविंग नहीं कह सकते, लेकिन उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसे हम ज़रूर लिविंग कह सकते हैं, वो ज़रूर लिविंग है। क्यों लिविंग है, क्योंकि शरीर के अंदर जब वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है उसका जो प्रोसेस है और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो प्रोसेस है वो दोनों सेम ही है। टेस्ट ट्यूब एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसी वजह से हम उसे लिविंग नहीं कह सकते, लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहा है ये शरीर के अंदर भी जैसे हो रहा था वो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी वैसे ही हो रहा है, राइट। तो इसी वजह से हम लोग इस रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन कहते हैं। तो इसी वजह से मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही हमारा डिफाइनिंग फीचर है, ना कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो मैंने कोशिश किया वो आप समझ गए होंगे। तो आज का सेगमेंट यहीं तक रखते हैं, तो कल फिर से एक नया सेगमेंट के साथ हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं।